बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल हैदर ऑफिसर्स एकेडमी पाकिस्तान। आज का हमारा सेशन जो है वो ओरिएंटेशन सेशन है। इस सेशन में आपको जो है वन पेपर जॉब्स के मुतालिक गाइड किया जाएगा। जो डिफरेंट जॉब्स आपकी आती हैं, लेक्चरशिप की, आपके एजुकेटर्स की, आपके दूसरी नॉन टीचिंग जॉब्स जो आती हैं, फॉर एग्जांपल FIA, तहसीलदार, उसके पुलिस में आती हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आती हैं, आपके FBR में आती हैं, इनकम टैक्स में आती हैं। फिर उसके बाद जो है वो उसकी जॉब्स आती हैं, एंटी करप्शन में आती हैं आपकी। उसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में आती हैं। डिफरेंट जॉब्स हैं, तो अब नाम अगर गिने जाएं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो बहरहाल उसमें सम टाइम असिस्टेंट की जॉब आती है, सम टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर की आती है, सम टाइम पुलिस अगर का डिपार्टमेंट देखा जाए तो उसमें सब इंस्पेक्टर की या ASI की जॉब्स आती हैं। इसी तरह लेक्चरशिप में जो है वो एजुकेटर्स की या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो है वो जॉब आती है। तो इस तरह डिफरेंट जॉब्स जो हैं वो आपकी साला साल लगी रहती हैं। पहली जो मेरी हिदायत आप तमाम स्टूडेंट्स को ये है, चाहे आप सेशन ज्वाइन करें ना करें, पहली जो हिदायत है वो ये है कि जहाँ से भी आप इसको कंप्लीट करें, अपनी तैयारी को सबसे पहले कंप्लीट करें। स्टूडेंट्स करते क्या हैं, वो फोकस करते हैं अप्लाई करने पे, जोर सारा लगाते हैं अप्लाई करने पे। ठीक है, होता क्या है, 2 4 5 सीटों पे अप्लाई कर दिया, उसके बाद भूल गए। ठीक है, उसके बाद 2 3 मंथ बाद जब उनके स्लिप सामने आ जाती है तो सबको ये टेंशन हो जाती है कि अब ये पेपर है। फिर भी वो इतनी तैयारी नहीं करते। जो एग्जाम की 2 3 टेस्ट वाली रातें होती हैं बिफोर, वो बस कुछ थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख के तो जाके पेपर दे आते हैं। तो वो होता क्या है, उनका रिजल्ट उनके सामने होता है। होता क्या है, उनके ये अपने जो माइक हैं ये बंद कर दें ऑडियंस। ये तमाम स्टूडेंट्स अपने माइक जो है वो ऑफ कर दें प्लीज। तमाम स्टूडेंट्स अपने माइक ऑफ कर दें प्लीज। अपने माइक्स को ऑफ कर दें प्लीज तमाम स्टूडेंट्स। अच्छा, तो होता क्या है कि वो जो हम तैयारी करते हैं वो इतनी सफिशिएंट या काफ़ी तैयारी नहीं होती जितनी हमें टेस्ट के लिए चाहिए होती है। ठीक है, सम टाइम पुराने वक्तों में अगर थोड़ी बात की जाए, जब टेस्ट सेंटर दूर दूर बनते थे तो हम बसेस पे जाते थे। तो वो बस के दौरानिए में ना हम 1 2 घंटे बस में पढ़ लेते थे। ठीक है, तो जब पेपर सामने आता था तो वो हम कहते थे यार ये तो जो 1 2 घंटे हमने पढ़े हैं ना, इसमें भी जो हमने पढ़े हैं MCQs वगैरह या जो नॉलेज हमने पढ़ा है उसमें से भी 10 15 तो हमें आ गए हैं। तो अगर हम अच्छी तैयारी कर लेते तो हम तो पूरा पेपर अच्छी तरीके से कर सकते थे। ठीक है, यानी कि कहने का मकसद ये है कि वो जो 1 2 घंटे आप सही सेंसिटिव होके अपने टेस्ट की तैयारी करते करते थे ना बस में बैठ के, वो जो आप पढ़ते थे तो वो क्वेश्चन उनमें से लाजमी 5 10 जो है वो आप अटेम्प्ट भी कर लेते थे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अपने साथ सबसे पहले खुद सिंसेयर हो। जब आप खुद सिंसेयर एफर्ट करेंगे ना अपने लिए, तो अगर वो 1 2 घंटे से आपके 5 10 नंबर जो हैं वो क्लियर हो सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप 2 से 3 मंथ अच्छे तरीके से मेहनत करें, अच्छे तरीके से उस पर लगाएं, तो वो आपके इससे ज़्यादा जो है कम टाइम में और इससे ज़्यादा मार्क्स जो है वो आप अवेल करके टेस्ट को क्लियर भी कर सकते हैं और जॉब भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन को। तो पहली बात यह है कि अपने साथ सिंसेयर हों। पहला फोकस जो है वो अपनी तैयारी पे लगाएं बजाय अप्लाई करने के। जब 2 3 मंथ तैयारी करके आप अपनी एक दफ़ा तैयारी साइड पे कर लेंगे, उसके बाद सारा साल सीट आती रहती हैं, सब सीट्स पे अप्लाई करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप तैयारी भी आपकी अच्छी हो और आप डिफरेंट सीट्स पे साथ साथ अप्लाई भी करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी टेस्ट में आप रह सकते। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर, 1 1.5 साल के अंदर अंदर 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्वालिफाइड हैं। ठीक है, वजह क्या है कि मैं उनकी मेहनत पे जोर देता हूँ, उनको फोकस करता हूँ, उनको जो है वो सबसे पहले तैयारी पे लाता हूँ और कंसेप्चुअल तैयारी करवाता हूँ। उसकी नतीजा ये होता है कि जब वो फोकस्ड होकर कंसेप्चुअल तैयारी करते हैं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स आते हैं 3 4 मंथ बाद जब वो अप्लाई करते हैं, तो वो न सिर्फ एक सीट पे क्लियर हो होते हैं बल्कि वो देखते हैं कि 2 2 3 3 सीट, यानी कि उनके चॉइस पे बात आ जाती है कि अब उन्होंने किस डिपार्टमेंट में जाना है। ठीक है, तो जब आप फोकस होके तैयारी करेंगे तो इनशाला फिर गवर्नमेंट जो है वो आपको गवर्नमेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा जॉब्स का, बल्कि आपकी अपनी चॉइस पे बात आ जाएगी कि अब मैं इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करूं या इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करूं। इतना अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जो है तब ऑप्शंस मौजूद हो जाएंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन से आज के सेशन का। आपको आई थिंक के स्लाइड सबको शो हो रही हैं। जी स्टूडेंट, स्लाइड सबको शो हो रही हैं।
यस सर। चलें ठीक है। तो अलहदर ऑफिसर्स एकेडमी जो है वो तैयारी करवाती है आपको पीसीएस के जो भी पीएससी के जो भी एग्जाम है, यानी कि चाहे वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, केपी जो खैबर पख्तूनख्वा है उसका पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ठीक है, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो उसकी तैयारी करवाती है। इसके साथ साथ एफपीएससी में जो जॉब्स आती हैं उनकी तैयारी करवाती है। एनटीएस की, ओटीएस की जो जॉब्स आती हैं उनमें कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम मैंने लिख दिए हैं जो क्या नाम है फेमस डिपार्टमेंट्स है, जिस तरह लेक्चरशिप है, एजुकेटर्स का है, ठीक है, एफआईए है, पुलिस डिपार्टमेंट है, नैब। एक बात आपने याद रखनी है कि अभी फिलहाल जो लेक्चरशिप में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की आती हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड फिलहाल तैयारी हम नहीं करवाएंगे। उसमें जो जर्नल नॉलेज आता है ना, लेक्चरशिप में 20 मार्क्स का और एजुकेटर्स में 40 to 50 मार्क्स का आता है, जो जर्नल जॉब्स होती हैं एजुकेटर्स की, ठीक है। वो जो जनरल नॉलेज आता है उसकी हम तैयारी करवाएंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट रिलेटेड है तो वो हर किसी का अलग सब्जेक्ट होता है। किसी का फिजिक्स है तो किसी का केमिस्ट्री है तो किसी का बायो है तो किसी का उर्दू है तो किसी का इंग्लिश है कुछ। तो वो हम जो है वो सिर्फ जनरल नॉलेज की हद तक जो है वो उसको फोकस करेंगे। उसके बाद एफआईए के आती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में आती हैं, नैब डिपार्टमेंट में आती हैं, एफबीआर में आती हैं, कस्टम में आती हैं, एएसएफ है, और उसके बाद एंटी करप्शन है, और उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, लॉ का डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सीएसएस स्क्रीनिंग है, ठीक है। आजकल स्क्रीनिंग टेस्ट भी शुरू हुए हैं सीएसएस के लिए। पहले वन पेपर एमसीक्यू जो है वो 100 नंबर का स्क्रीनिंग होता है, और उसके बाद जो है वो आपको सीएसएस के लिए आगे नेक्स्ट मरले में आप दाखिल होते हैं, ठीक है। तो ये 3 मंथ्स का हमारा सेशन होगा और इसको होप सेशन का जो है वो नाम दिया गया। आपने जब भी मुझे टेक्स्ट करना है, क्योंकि मेरे डिफरेंट और भी सेशन है, वो पेड सेशन है, उनकी जो है वो 3 मंथ्स की 15,000 रुपये फीस है, वो पेड सेशन है। आपने मुझे जब भी टेक्स्ट करना है तो ये होप सेशन के हवाले से टेक्स्ट करना है, वरना मैं डिफरेंस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आपने ऊपर होप सेशन को मेंशन करना है, इसीलिए मैंने इसको अलग नाम दिया है होप सेशन, ठीक है। तो आप में से जब भी किसी ने टेक्स्ट करना है तो मुझे होप सेशन के नाम से टेक्स्ट करना है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सबसे पहले सिलेबस पे हम फोकस करते हैं। सिलेबस हमारा इन तमाम टेस्ट में क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स ने सेशन ज्वाइन नहीं भी करना, मैं कोशिश की है कि उनके लिए इतनी गाइडलाइंस मैं उनको फ्राहम कर दूं कि अगर किसी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाते सेशन को, तो उनको इतनी गाइडलाइंस और उनको एक रोड मैप मिल जाए कि वो खुद भी तैयारी करके जो है वो आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो इसमें जो सिलेबस फॉलो किया जाता है, इसमें मुख्तलिफ टेस्टों का मिलता जुलता सिलेबस होता है। इन्हीं सब्जेक्ट्स में से उसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। कुछ में पोर्शन वाइज जो है वो ज्यादा प्रोपोर्शनेट जो है वो उसका ज्यादा कर दिया जाता है, कुछ में आईटी के क्वेश्चन ज्यादा कर दिए जाते हैं, कुछ में इंग्लिश के, कुछ लेकिन होते यही सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उनमें कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं? इंग्लिश है, आईटी है, पाक स्टडी से क्वेश्चन आते हैं, इस्लामिक स्टडीज से क्वेश्चन आते हैं, एवरीडे साइंस से आते हैं, करंट अफेयर आपका पूछा जाता है, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल साइंस से आते हैं, वर्ल्ड जनरल नॉलेज पूछा जाता है, उर्दू के क्वेश्चन आते हैं। तो ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं ये फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। अब हम हर चीज़ को डिटेल में समझ लेंगे, देख लेंगे, तो हमारे लिए एक रोड मैप और तैयारी करना जो है वो आसान हो जाएगी, ठीक है। इनसे बाहर जो है वो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, और हम इन तमाम सब्जेक्ट्स की जो है वो आपको तैयारी करवाएंगे। इसमें ये तमाम सब्जेक्ट्स मेंशन है, इनकी इंशाल्लाह आपको जो है वो कंसेप्चुअल तैयारी करवाई जाएगी। ये इसमें रोट लर्निंग हमारी बिल्कुल भी नहीं होती कि हमने आपको रट्टा लगवा दिया और आपने याद कर लिया। कॉन्सेप्ट जो है वो बाकायदा क्लियर किए जाते हैं। कैसे क्लियर किए जाते हैं वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, जिस तरह फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, तो अभी यहाँ पे आज के ओरिएंटेशन सेशन में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकता, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा टच चीज़ों का मैं दे दूंगा, ताकि आपको कम से कम उसको समझने में, जब तक हमें अपना रोड मैप पता नहीं होता ना, आदमी को पता नहीं होता कि उसने अगर लाहौर जाना है तो किस रास्ते से जाना है, ठीक है। तो वो ऐसे ही जो है वो कभी इधर भटक जाता है, कभी उधर भटक जाता है, कभी इधर भटक। जब तक उसको रास्ते का पता चल जाता है ना, फिर उसके लिए आसान हो जाता है कि वो किसी भी बस को या कार को या किसी भी जो है वो अपनी सवारी को लेके, तो वो इजीली अपने जो उसका मंजिल है उस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊंगा, डिटेल में तो नहीं। डिटेल में इंशाल्लाह जो सेशन जब स्टार्ट होगा कल से, तो आपको डिटेल में ये तमाम चीज़ें करवाई जाएंगी, ठीक है। अब इंग्लिश में जो है वो हम क्या चीज़ देखते हैं, इंग्लिश का सिलेबस कहाँ से आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ये आपके 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो उनमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। सेंटेंस करेक्शन ज़्यादातर बेस करती है टेंसेस पे, तो आपको टेंसेस सबसे पहले क्लियर करवाए जाएंगे। एक बात का मैं खसूसन ख्याल रखता हूँ कि आप स्टूडेंट्स जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, सारे क्वालिफाइड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बैचलर्स, मास्टर, एमफिल भी किया होगा, पीएचडी भी होंगे शायद। तो
असल मकसद ये नहीं होता कि आपको टेंसेस आते नहीं है, मकसद ये होता है कि ये चूंकि हमने मैट्रिक मिडल में ये सारी चीजें पढ़ी होती हैं, तो अब तक हम इनको भूल चुके होते हैं, रिवाइज नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो ये जस्ट चीजें जो है नहीं, ये आपकी रिवाइज करने वाली होती हैं। तो मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ कि जिनकी रिवाइज नहीं हुई, मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहां से आपको लेके चलूँ, ताकि जिनकी चीजें रिवाइज नहीं हुई उनकी रिवाइज हो जाएं, जो मीडियाकर स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ी बहुत आती हैं उनकी स्ट्रेंथन हो जाएं, और जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इतनी इंफॉर्मेशन मैं शामिल करता हूँ कि उनके भी जो है वो मजीद उनकी तैयारी में उनको हेल्प मिल सके। तो मैं तीनों कैटेगरीज को एक साथ लेके चलता हूँ। मैं बेसिक स्टूडेंट्स को भी, बेसिक लेवल पे जो होते हैं उनको भी इग्नोर नहीं करता, इसलिए मैं टेंसेस से लेके चलता हूँ, ताकि आपको टेंसेस भी सबसे पहले आए, ठीक है। क्योंकि टेंसेस आएंगे तो आपको एक्टिव पैसिव आएंगे, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे चला जाऊँ तो आपको हो सकता है टेंसेस ही रिवाइज ना हो, तो ये सारी चीजें आपको फिर दूसरी नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसलिए टेंसेस से स्टार्ट किया जाता है, फिर एक्टिव पैसिव आपको, और यहाँ पे बकायदा प्रैक्टिस करवाई जाती है, कॉन्सेप्ट अलग समझा के फिर यहाँ पे एक्सरसाइजेज और उसके प्रैक्टिस सेशन होते हैं। तो प्रैक्टिस जो है वो अभी आपको आगे मैं एग्जांपल में दिखा दूंगा। एक्टिव पैसिव जो है वो करवाए जाते हैं, और फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाया जाता है। उसके बाद सिनोनिम इंटोनिम्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं। उसके बाद जो है वो एनालॉजीज के क्वेश्चन होते हैं। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके एग्जांपल मैंने क्लास की ली हुई है, जो ऑनलाइन क्लास होती है उसमें से मैंने ये देखें, ये मेरे ख्याल में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाए हैं, ये प्रैक्टिस सेशन है, देखें। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कुछ क्लियर करके साथ में समझा के फिर कुछ प्रैक्टिस करवाई गई है, फिर उसके साथ साथ पूछो गया है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो है वो साथ में आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि इस तरीके से बकायदा, ये नहीं कि सिर्फ बोल दिया, बल्कि यहाँ पे लिख के जो है वो चीज़ समझाई जाती है और उसको क्लियर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये इसी तरह एग्जाम्पल है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 8 आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं। वीआईपी, अच्छा ये मैंने वैसे उनको याद रखने के लिए ना एक ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, कि एक आदमी जो है वो पान लेने जाता है, तो पान वाला पूछता है कि आपने नॉर्मल पान लेना है या किसी वीआईपी पान लेना है, मेरे पास 2 किस्म के पान है। तो वो कहता है कि मैं तो अमीर बंदा हूँ, तो मैं तो वीआईपी का पान लूंगा, मैं नॉर्मल पान जो है वो नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये एक कहानी जोड़ी गई है ताकि आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो याद हो जाए। वी स्टैंड फॉर वर्ब, ठीक है। आई स्टैंड फॉर इंटरजेक्शन, फिर पी स्टैंड फॉर प्रोनाउन, सी स्टैंड फॉर, फिर आगे नीचे ये कंजक्शन आ गई, फिर ए स्टैंड फॉर एडजेक्टिव आ गया, फिर पी स्टैंड फॉर preposition, और फिर ये ए स्टैंड फॉर एडवर्ब आ गया, और एन स्टैंड फॉर नाउन आ गया। इस तरीके से जो है वो डिफरेंट आपको एग्जांपल्स दे के या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके उनके कहानीज वगैरह आपको जोड़ के तो चीज़ें, फिर इधर ये preposition आ गई, जिस तरह अब ये यहाँ पे ऑन लिखी हुई है, इसके साथ ऑन टू इस्तेमाल होता है जो सरफेस पे, अगर कोई ये इनके लिए फिर कंडीशंस लिखी हैं। अब prepositions कैसे करवाई जाती हैं, ये नहीं कि आपको रट्टा लगवा दिया preposition का कि रट लें इसको, इस तरह नहीं। उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताए जाते हैं, कुछ ट्रिक्स बताए जाते हैं ताकि आपकी प्रपोजिशंस क्लियर हो कि कहाँ पे ऑन लगना है। ये जिस तरह नीचे लिखा हुआ है, टू शो एनीथिंग ऑन द सरफेस, जब किसी चीज सरफेस की बात हो, जब कोई चीज सरफेस पे पड़ी हो, जिस तरह बुक जो है वो टेबल की सरफेस पे पड़ी है, ठीक है। इसी तरह आई वाज रॉब्ड ऑन माय होम, जो वे है, ठीक है, उसकी सरफेस पे मुझे लूट लिया गया। फिर इसी तरह रेस्टोरेंट इज ऑन द सी फ्रंट, ठीक है, रेस्टोरेंट कहाँ पे, सी फ्रंट की सरफेस पे। इस तरह डेट्स एंड टाइम के लिए ऑन इस्तेमाल होता है, डिवाइस और मशीन के लिए ऑन इस्तेमाल होता है। तो ये जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल। इसी तरह ऑन टू जो है वो भी सरफेस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब कोई चीज वॉक करके सरफेस पे आए तो ऑन टू लगता है, और जब ऑलरेडी कोई सरफेस पे पड़ी हो तो ऑन लगता है, ठीक है। जिस तरह कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, ठीक है, कैट ने टेबल के ऊपर जंप किया, अब यहाँ पे ऑन टू लगा है, अब भी सरफेस ही टेबल। अपनी आवाज बंद कर दें काइंडली, ये जिन स्टूडेंट्स की आवाज ओपन है काइंडली अपनी आवाज बंद कर दें। तो मैं ये कह रहा था कि पहले भी टेबल की सरफेस है, लेकिन पहले ऑन लगा है, बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। लेकिन अब कैट के लिए क्या लगा है, ऑन टू लगा है। क्यों? द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, कैट ने जो है वो टेबल पर, भाई ये किसकी आवाज ऑन है, ये बार बार जो है वो डिस्टॉर्शन पैदा कर रही है। अपनी आवाज जो है वो म्यूट कर लें, किसकी है, मुनीबा रहमान, मुनीबा रहमान अपनी आवाज को म्यूट कर लें। मुनीबा रहमान, शुमैला भी। अच्छा, तो
अब कैट जो है वो चूंकि वॉक करके आई है या जंप करके आई है, ठीक है, ऑलरेडी सरफेस पे मौजूद नहीं थी तो उसके लिए ऑन टू लगा, लेकिन बुक जो है ऑलरेडी मौजूद थी। तो बहरहाल ये रूल्स एंड रेगुलेशन इसी तरह आपको बताए जाएंगे कैसे आपने प्रपोजिशन। फिर ये आवाज ऑन हो जाती है। ये कौन है? शुमैला, आप क्यों नहीं बंद कर रही हैं अपनी आवाज? शुमैला यार, चलें जी नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये नेक्स्ट आ गया आपका पाकिस्तान स्टडीज का पोर्शन। अब उसमें वो आपका पोर्शन कैसे क्लियर होगा? पाकिस्तान स्टडी में शुमैला आपकी आवाज नहीं बंद हो रही। पाकिस्तान स्टडीज में जो है वो तीन, लड़कियां भी इसमें अभी तक। ये अब किसी की आवाज जो है वो ऑन हुई तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा रूम में से। पाकिस्तान स्टडी में जो है वो उसको तीन तरीके से जो है वो हम तीन पोर्शन में डिवाइड करके उसकी तैयारी करेंगे। पहला पोर्शन जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि जो प्री पार्टीशन, ठीक है, पीरियड होगा, और पोस्ट पार्टीशन पीरियड होगा। उसको दो हिस्सों, हिस्ट्री को ना दो हिस्सों में डिवाइड करके, प्री पार्टीशन अलहदा, यानी कि उसमें 712 से लेकर 1947 तक जो भी वार्स हुई, जो भी आपके मुगल एम्पायर्स आए, ठीक है, फिर इसी तरह फेमस पर्सनैलिटीज आई, या इसी तरह कोई भी वर्क हुआ 712 से लेकर 1947 को तक, उसको अलहदा डिस्कस किया जाएगा। फिर पोस्ट पार्टीशन पीरियड में कौन सा आएगा? आपकी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब कायम हुई, कितने मेंबर्स थे, और फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसमें क्या क्या उसमें चीज़ें थी, और वो सारी। फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन जो है 56 का, फिर आपका 62 का, फिर आपका 73 का, तो उनको अलग अलग डिस्कस किया जाएगा। फिर डिफरेंट प्लान्स हैं, इस तरह एजुकेशनल प्लान्स हैं, उनको डिस्कस ये पूछे जाते हैं सारे। फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो होती हैं आफ्टर जो पोस्ट पार्टीशन पीरियड है, यानी कि 1947 से लेके आगे ऑनवर्ड, ठीक है, उनको जो है वो देखा जाएगा। यानी कि तमाम हिस्ट्री जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड करके आपको क्लियर करवाई जाएगी। उसके बाद कुछ जो पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन होता है वो जियोग्राफी से रिलेटेड होता है, जो कि पाकिस्तान की जियोग्राफी है, ठीक है, पाकिस्तान की। उसमें डिफरेंट प्रोविंसेस आपके आ जाते हैं, पंजाब आ गया, आपका केपीके आ गया, फिर आपका सिंध आ गया, गिलगित बल्तिस्तान है, बलोचिस्तान है, ठीक है। तो इनको जो है वो हम प्रोविंसेस वाइज अलग अलग स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी कि जब तक आपको प्रोविंसेस वाइज नहीं स्टडी करेंगे, इकट्ठा पढ़ेंगे, तो वो कभी भी आपको चीज़ याद नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर केपीके को स्टडी करते हैं, तो केपीके पहले आपको पता होना चाहिए कि 7 डिवीजन्स हैं। इसमें टोटल जो है वो आपके केपीके में 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फिर केपीके के जो 7 डिवीजन्स के नाम आपको पता होंगे, मैं आपको बाकायदा डिक्टेट करवाऊंगा, मैप पे समझाऊंगा, मैप बना के ना सामने मैप पे समझाऊंगा। जिस तरह जिस तरह उसमें बन्नू है, डेर इस्माइल खान है, हज़ारा है, कोहाट है, मालाकंड है, मर्दान है, पेशावर है, ये आपकी 7 डिवीजन्स हैं। फिर इनमें आगे 34 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, तो बात लंबी हो जाएगी। तो बहरहाल 34 डिस्ट्रिक्ट्स आपको मैप पे जो है वो बताए जाएंगे, ताकि आपको कम से कम एक दफ़ा लोकेशन तो क्लियर होना जिसके बारे में आपने जनरल नॉलेज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद केपीके का टोटल रकबा कितना है, फाटा इसमें कब मर्ज हुआ, ठीक है, 31 मई 2018 को इसमें फाटा मर्ज होता है। फाटा की कौन कौन सी एजेंसियां थी जो इसमें मर्ज हुई? इस तरह आपका बजोड़ एजेंसी है, मोहम्मद एजेंसी है, खैबर है, कुरम है, औरंगजई है, नॉर्थ वजिस्तान है, साउथ वजिस्तान है, बड़ी एजेंसी कौन सी है, छोटी एजेंसी कौन सी है, तो वो सारे डिटेल आपको, जरबे अजब ऑपरेशन किस एजेंसी में हुआ था, ठीक है, आपका फिर नॉर्थ वजिस्तान में हुआ था आपका, फिर करंट ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, फिर साउथ वजिस्तान में कौन सा ऑपरेशन हुआ था, ये डिफरेंट जो हिस्ट्री के हवाले से बातें हैं। फिर इसी तरह उसमें आपका फॉर एग्जाम्पल, फिर उसमें हम डिस्ट्रिक्ट कौन, डिस्ट्रिक्ट जो फेमस डिस्ट्रिक्ट्स है ना उन पे आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद ना फाटा को देखेंगे, फाटा में कौन से रूल्स के तहत उसको गवर्न किया जाता था पहले, एफसीआर, जिनको फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन कहते थे, 1901 को पास। फिर उसके करते करते फिर हम डिस्ट्रिक्ट्स पे आ जाएंगे जो फेमस। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आपको पेशावर के बारे में, अगर उसका जो कैपिटल है जो केपीके का, पेशावर पेशावर के बारे में जब हम करते हैं, तो पेशावर की अलहदा आपको सारी स्पेसिफिकेशन एक तरतीब से करवाई जाएगी, जिसमें फॉर एग्जाम्पल पेशावर में 16 दिसंबर का वाकया पेश आया था 2014 में। फिर पेशावर जो है काबुल के किनारे वाकया है,
वारसक डैम जो है वो पेशावर के करीब है। फिर वारसक डैम किस पे है, वो आपका काबुल रिवर पे है, सबसे छोटा डैम है पाकिस्तान का, फंडिंग इसकी कनाडा ने की थी। जमरूद फोर्ट पेशावर में है। फिर ये अलेक्जेंडर, चंगेज खान, सुल्तान गौरी, गजनवी, अमीर तैमूर, नादिर शाह, जहीरुद्दीन, बाबर, ये सब ने जो है वो कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया सफर के लिए, तो वो खैबर पास इस्तेमाल किया। खैबर पास कहाँ पे है, पेशावर में है। किस माउंटेन पे है, तो वो कोय सफेद पे है। खैबर पास किसको किससे कनेक्ट करता है, पेशावर को अफगानिस्तान के शहर काबुल से कनेक्ट करता है, जो कि कैपिटल है अफगानिस्तान का। फिर इसी तरह जमरूद फोर्ट पेशावर में। लंडी कोतल रेलवे स्टेशन जो है वो पेशावर का आखिरी रेलवे स्टेशन है, वो कहाँ पे है, कोय सफेद पे है। ठीक है, उसके उसके बाद जो है कनिंगम टावर जो है वो पेशावर में है, वो किसके नाम पे रखेगी, जॉर्ज कनिंगम के नाम पे रखेगी। कौन था जॉर्ज कनिंगम, पहला गवर्नर था केपीके का। फिर इसी तरह उसके बाद इस्लामिया कॉलेज है, जो कि अब यूनिवर्सिटी बन गई है, साहबजादा अब्दुल क़य्यूम खान ने बनवाई थी, वो पहले सीएम थे केपीके के। 1913 में जो है वो उन्होंने बुनियाद रखी थी। उसके बाद मोहब्बत खान मस्जिद पेशावर में है, कब बनी थी, 1630 में बनी थी। किस्सा खानी बाजार पेशावर में है। पाकिस्तान अकेडमी फॉर रूरल डेवलपमेंट पेशावर में है। फिर पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन पेशावर में, यानी कि डिफरेंट। अब मैंने आपको जितने भी, टाइम नहीं है इतना, बहरहाल जितनी भी मैंने आपको सारी चीजें बताई, सारी आपको पेशावर की बताई। इसी तरह फिर आगे डिफरेंट दूसरे और मानसेरा पे चले जाएंगे, उसकी ढेर सारी स्पेसिफिकेशन हैं। फिर आगे इसे करते करते हमारा केपी के क्लियर होगा, फिर हम पंजाब करेंगे, इसी तरह फिर सिंध करेंगे, बलोचिस्तान, फिर के तब जो है वो हमारी ज्योग्राफी जो है वो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आपके टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, दूसरा सबसे ज्यादा ये मैटर करता है आपके जनरल इंटरव्यू में। जब आपका इंटरव्यू होता है तो ये पाकिस्तान की ज्योग्राफी से आपसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी आपको ये हेल्प देगा। उसके बाद उसके बाद पाकिस्तान का माउंटेन सिस्टम देखेंगे, आपके कराकरम रेंज है, आपके जो है वो हिमालय रेंज है, किरथर रेंज है, सोलेमान रेंज है, साल्ट रेंज है। उसके बाद आपके जो है हिंदू कुश रेंज है। तो तमाम रेंजेस के बारे में, फिर उनकी हाईएस्ट पीक्स देखेंगे, इनके क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद रिवर्स देखेंगे कि कितने आपके डिफरेंट रिवर्स हैं, जो कि आपके डिफरेंट, सिर्फ रिवर्स के ये नहीं देखेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन हमने रिवर्स में नहीं देखनी, बल्कि उसको उनको भी डिटेल में जो है वो उसको हमने करना है, इन डिटेल स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल जब रिवर्स को देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल रिवर्स हैं कितने। 24 रिवर्स हैं। आप सॉरी, मुझे जरा गला खराब है। 24 रिवर्स है हमारे पाकिस्तान के। और 24 रिवर्स में सबसे बड़ा रिवर जो है वो पूछा जाता है कौन सा है, तो इंडस रिवर है आपका, सिंध रिवर। फिर इंडस रिवर कहाँ से निकल रहा है आपका, वो सारा रूट, पहले इंडस को जब देखेंगे तो सिर्फ इंडस क्लियर करेंगे। इंडस रिवर आपका चाइना से निकल रहा है, चाइना की किस सिटी से निकल रहा है, तो तिब्बत से निकल रहा है, तिब्बत के किस लेक से निकल रहा है, तो मानसरोवर से निकल रहा है, तो वहां से ब्रह्मपुत्र भी निकल रहा है, वो इंडिया जा रहा है, पाकिस्तान आपका इंडस आ रहा है। फिर ये पाकिस्तान का रूट जो है इसका देखेंगे, गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होता है। फिर ये आपका पाकिस्तान में सबसे पहले ये गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होता है, फिर केपीके में, फिर पंजाब में, फिर सिंध में, वहां से ठट्टा के मकाम से ये अरेबियन सी में गिर जाता है, ठीक है। तो ये सारा रूट जो है वो अब हमने, फिर इस पे अब वो पूछता है जी किस मकाम से गिरता है, इसका माउथ कहाँ पे है, तो अरेबियन सी में। किस मकाम से गिरता है, तो ठट्टा के मकाम। ये सारी चीजें फिर आपको डिटेल में पता चल जाए। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके एमसीक्यूज जो है वो क्लियर होते जाएंगे। फिर इस तरह इस पे डैम्स जो आपके रिवर्स पे डैम्स हैं आपका, फॉर एग्जांपल दियामीर भाषा डैम है जो आपका गिलगित बल्तिस्तान में आता है, दियामीर केपीके की बाउंड्री पे है। फिर उसके बाद आपका उसके बाद आगे आपका दासू डैम है, फिर आपका तरबेला डैम आ जाता है, वो भी केपीके में। फिर पंजाब के डैम है आपका, काला बाग डैम है, जनाब बिराज है, चश्मा बिराज है, तो सब ये सारे इंडस रिवर पे हैं। फिर आपका रहीम यार खान आ जाता है, और वहाँ पे आपका कोट मिठन बिराज है। फिर डेरा गाजी खान में तौनसा बिराज है। फिर सिंध के कुछ डैम है, घोटकी में गुड्डू बिराज है। फिर सखर में आपका लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बिराज आपका है लिलियड बिराज, ठीक है, जिसको सखर बिराज भी बोलते हैं। फिर आपका गुलाम मोहम्मद बिराज है, आज़ादी के बाद पहला बिराज 1955 में बना था, जिसको कोटरी बिराज भी बोलते हैं, ये सिंध में है। ये 12 जो बिराजेस और डैम्स जो हैं डिफरेंट, ये आपके इंडस रिवर पे, इनकी ये सारी डिटेल। फिर इसी तरह उसके साथ जो है दूसरे जो पंजाब के रिवर्स हैं आपका, झेलम है, चनाब है, रावी है, सतलुज है और ब्यास है। अब इसमें फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन करता है जी कौन सा रिवर जो है वो पाकिस्तान में एंटर नहीं होता 5 रिवर्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट फंस जाता है। अब ब्यास रिवर जो है ना वो पाकिस्तान में एंटर नहीं होता, वो इंडिया में ही सतलुज में गिर जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको कब पता चलेंगी, जब आप बकायदा यहाँ मैप पर देखेंगे कि जो आपका ब्यास रिवर है वो कैसे इंडिया में सतलुज में गिरता है, और आगे तो सतलुज जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में तो ब्यास रिवर, हालांकि पंजाब का वो रिवर है, पंजाब का रिवर। फिर उसको क्यों कहते हैं पंजाब, तो 5 रिवर्स की सरजमीन है, तो फिर उसको पंजाब का रिवर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बिफोर पार्टीशन उधर भी तो पंजाब है ना, इंडिया, वो इंडिया वाली साइड पे जो पंजाब है ना, वो पूरे पंजाब को पंजाब कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बिफोर पार्टीशन नाम है ना, पंजाब तो बिफोर पार्टीशन नाम रखा गया, तो ये इंडिया वाली साइड पे भी पंजाब है। तो वो जो ब्यास रिवर है वो इंडिया वाली साइड पे गिर जाता है,
सतलुज रिवर में, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में एंटर नहीं होता। ये डिफरेंट फिर इन पे भी डैम्स हैं। फिर इधर से अफगानिस्तान के आपके रिवर्स हैं, आपका काबुल रिवर है, कुनार रिवर है, सवात रिवर है, पंजकोर है, कोहाट है, टंडा है, उस पर डैम्स वगैरह है, टंडा डैम जो है कोहाट पे। फिर इस तरह कुरम रिवर है, टोची रिवर है, आपका गोमल रिवर है, जोब, तो डिफरेंट आपके फिर रिवर सिस्टम हम देखेंगे। तो अब इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें लेक्चर्स में मैं बताऊंगा बकायदा यहाँ पे मैप। फिर लेक्स हैं, इसी तरह प्रोविंसेस का इन्फो मैंने आपको बता दिया। फिर इस तरह करंट अफेयर के लिए आपको जो है ना वो ये स्पेशल आपको ये भी एक जो है वो एडिशन इसमें की जाएगी कि आपको डॉन न्यूज़पेपर की तैयारी करवाई जाएगी। उसमें वैसे तो मैं आपको कह दूं कि आप खुद अखबार ले लें और पढ़ लें, इस तरीके से नहीं। आपके डॉन न्यूज़पेपर आपको जो है जो दिए जाएंगे उसमें आपको तर्जुमे के साथ दिए जाएंगे, ठीक है, साथ में उसको, ताकि कुछ स्टूडेंट नहीं भी पढ़ सकते, साथ में मुश्किल अल्फाज के मानी होंगे, साथ में उसको तर्जुमा होगा ताकि आप खुद उसकी रीडिंग कर सकें। उससे होगा क्या, उसके आपके एक तो करंट अफेयर क्लियर होंगे, दूसरा इंग्लिश का पोर्शन जो सिनोनिम इंटोनिम्स वाला है ना, वहाँ से मुश्किल अल्फाज के मानी भी आपके तैयार होंगे, आपकी वो कैब बढ़ेगी। और दूसरा करंट अफेयर का पोर्शन जो है वो पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का करंट अफेयर, ठीक है, तो वो जो है वो वहां से आपका डॉन न्यूज़पेपर से आपका तैयार करवाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं आगे, ताकि स्लाइड्स और भी हैं सारे को हम वाइंड अप भी कर सकें। ये एग्जांपल दी गई है, ये अब मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है, हाँ, ये डिफरेंट रिवर सिस्टम मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो देखें कितनी बारीकी से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके, डिफरेंट कौन सा डैम किधर है, किस रिवर पे है, कौन सा रिवर कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे गिर रहा है, ये सारे रिवर्स जो है ना इधर से जो आ रहे हैं रिवर्स वो भी, और जो इंडस रिवर आ रहा है वो भी, ये सारे उसको बारीकी से जो है वो मैंने समझा के एक एक चीज लिख के तो क्लियर करवाया हुआ है स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये अपनी क्लास में से जो पेड क्लास है उसमें से मैंने आपको एक स्क्रीन शॉट जो है वो सेंड की है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह ये जो है ये केपीके का मैप है, ये केपीके को बताया गया, केपीके को एक्सप्लेन किया गया, ये आपके सामने है। ये मैंने क्लास में से स्क्रीन शॉट लेके ना तो आपको यहाँ पे दिखाने के लिए कि किस तरीके से आपको यहाँ पे बाकायदा ये नहीं कि सिर्फ बोल दिया जाएगा, यहाँ पे दिखा के आपको हर चीज़ जो है वो समझाई जाएगी, ठीक है। तो ये उसकी केपीके का मैप है, तो ये पाकिस्तान से। उसके बाद आईटी का पोर्शन आ जाता है, उसमें कंप्यूटर पोर्शन है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि जूम का टाइम जो है ना वो 40 मिनट्स होता है, यानी कि 40 मिनट्स तक वो एक्टिव रहता है। उसके बाद ये अभी 40 मिनट, अभी 10 मिनट रह गए हैं वैसे, 40 मिनट बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा, इसका टाइम एक दफ़ा बंद हो जाएगा जूम। आपने दोबारा जो है ना वो इसी लिंक को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जो लिंक मैंने पहले भेजा हुआ है ना उसी लिंक को आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। क्लास आगे चलती रहेगी, लेकिन आपने करना क्या है कि वो जो पहले वाला लिंक मैंने भेजा हुआ है उसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। कोई नया लिंक सेंड करने की जरूरत नहीं है। जब आप उस लिंक को दोबारा ज्वाइन करेंगे तो दोबारा क्लास उसी लिंक से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये मैं इसलिए अभी बता दिया, हो सकता है मुझे बातों बातों में बताना याद ना रहे, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आईटी का पोर्शन आ जाता है। आईटी के पोर्शन में जो है वो क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम क्या क्या चीज़ें क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो कंप्यूटर देखेंगे कि है क्या भला, ठीक है। फिर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं फिर अक्सर। फिर जनरेशन्स के मतलब क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, तो उनकी जनरेशन्स को डिस्कस किया जाएगा। फिर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है वो डिस्कस की जाएगी, ठीक है। उसके जितना मेन फ्रेम कंप्यूटर है, आपका माइक्रो कंप्यूटर है, फिर आपका जो है वो डिफरेंट इसी तरह के जो कंप्यूटर हैं सबको जो है वो डिस्कस किया जाए। फिर इसके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आ गया। फिर एमएस ऑफिस जो है उनको डिस्कस किया जाएगा, एमएस एक्सेल जो है वो डिस्कस किया जाएगा। फिर एमएस पावर पॉइंट, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको कंसेप्चुअली, फिर इंटरनेट में से, ईमेल में से शॉर्टकट कीज़ आपसे पूछी जाती हैं, उसकी जो है तैयारी करवाई जाएगी। और इस तरह मिसलिनियस और भी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको क्लियर करवाई जाएगी। अच्छा, ये जो आवाज़ वाला सिलसिला है ना, अपनी आवाज़ म्यूट कर दें। मैंने बार बार कहा है कि अपनी आवाज़ म्यूट कर, आबिद आपकी आवाज़ जो है वो आ रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं आईटी के बाद। इसी तरह इस्लामिक स्टडी का आ जाता है हमारे पास, ठीक है। इस्लामिक स्टडी में एक दफ़ा एक दो मैसेजेस पढ़ लूँ। फेसिंग नेट प्रॉब्लम, म्यूट के सबको अपनी तरफ से। अच्छा सर, वॉइस नहीं आई, इनका वॉइस का कोई इशू आ रहा है वो अपने पेज को रिफ्रेश कर लें या दोबारा। मेरी तरफ से तो सिग्नल स्ट्रांग है, ठीक है। तो चलें जी। अच्छा, उसके बाद इस्लामिक स्टडी का जो है वो पोर्शन आ जाता है। अब इसको भी यकदम, यानी कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को ना बेतरतीब ना करवाऊँ। ऐसा नहीं है कि एक इन्फॉर्मेशन अगर मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको बता रहा हूँ तो दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं हजरत आदम की शुरू कर दूँ साथ में, तीसरी इन्फॉर्मेशन को किसी गजवे की शुरू कर दूँ, चौथी इन्फॉर्मेशन मैं ज़कात पे बता दूँ आपको। ये मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन तो आपको बुक्स में बड़ी मिल जाएंगी, ठीक है, जो जिगजैग हैं। हाँ, मैं जो है ना वो एक तरतीब से तैयारी करवाता हूँ, ठीक है, यानी कि एक सीक्वेंस के साथ बंदे को समझ भी आए कि वो कर क्या रहा है,
ठीक है। इसी तरह प्री, इसमें को भी मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया, प्री इस्लाम, पोस्ट इस्लाम और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अलहदा। प्री इस्लाम में हम क्या देखेंगे, प्रॉफिट्स प्रीचिंग, जो भी प्री इस्लाम के पैगंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हजरत आदम आते हैं, तो हजरत आदम के बारे में आपको सारा डिटेल, हजरत आदम की उम्र जो है वो 1000 वर्ष थी, गंदम का दाना खाने की वजह से जन्नत से निकाला गया था। फिर हजरत आदम जो है वो उनके 2 बेटे थे, हाबील और काबील, किसने किसको कत्ल किया, काबील ने हाबील को कत्ल किया। फिर उनकी बहन का नाम अकलीमा था जिसकी वजह से कत्ल किया। ठीक है, फिर सारी डिटेल, हजरत आदम को जो है वो सफ़ीउल्लाह भी कहा जाता है, आदम अव्वल भी कहा जाता है, हजरत आदम को अबुल बशर भी कहा जाता है। ये इनकी सारी डिटेल जो फिर हजरत नूह, हजरत मूसा, जो भी फेमस पैगम, फिर उस तरह उसके बाद मशहूर कोई इवेंट्स आ जाते हैं, मशहूर बुक्स हैं, मशहूर फॉलोअर्स हैं, तो वो उन सबको प्री इस्लाम के पीरियड में डिस्कस किया जाएगा। फिर पोस्ट इस्लाम में इसी तरह अरब के बारे में सर मालूम। पेज शो नहीं हो रहा इस्लामियात वाला, एक्सक्यूज मी सर। जी जी, स्लाइड शो नहीं हो रही इस्लामियात की? जी सर, आईटी की हो रही है शो, इस्लामियात स्टडीज तो की स्लाइड इस्लामियात की शो नहीं सर, इस्लामियात की शो नहीं हो बाकियों को रही। भी शो नहीं हो काइंडली रही? वो शेयर कर दे। नहीं, शेयर तो की हुई है, बाकियों को भी शो नहीं हो रही? यस सर, हमें भी जी नहीं सर, शो हो रही। शो नहीं हो रही है। अच्छा चले, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, शायद कोई सिग्नल में प्रॉब्लम, मैं दोबारा एक दफ़ा शेयर कर देता हूँ। जी हाँ, थैंक यू सर। 1 मिनट होल्ड करें, जब शो हो तो फिर मुझे बताइएगा। जी जी सर। सर मुझे बार बार रिकनेक्टिंग का वो प्रॉब्लम आ रहा है, मैं वो जब फिर पब्लिक आपका करता कोई हूँ ना तो दोबारा सिग्नल से इशू होगा। जो कर। आप स्लाइड शो हो रही है बिस्मिल्लाह से? सर नहीं अभी तक सर, तो अभी नहीं। तो नहीं हो रही। स्टार्टिंग पे है लगी हुई है शेयरिंग। अच्छा, जब शो हो तो मुझे बताइएगा। जी सर। इस्लामिक स्टडीज़ की शो हुई? नो सर अभी तक नहीं हुई, वो प्रोसेस में लगी हुई है। अच्छा अच्छा, मे भी कोई सिग्नल इशू आ गया हो बीच में। पहले वाली स्लाइड सारी शो हो गई थी? जी सर, हाँ पहले वाली आईटी सारी कर कंप्यूटर लिए की थे। हो रही थी सर। अच्छा सर वी थिंक दैट आप टाइम की वजह से स्लाइड नहीं शो करवा रहे। जी सर अब शो हो हो गई गई ना सर, सर? हो गई। हो गई। हो गई है, वो फिर कोई सिग्नल इशू होगा इस वजह से। ठीक है, जी सर, इस्लामिक स्टडीज़ की अब शो। आ रही है इस्लामिक स्टडीज। चलें ठीक है, इससे पहले ये आईटी की थी और ये अब इस्लामिक स्टडीज़ की। ठीक है, इसमें ये मैंने आपको जी बताया सर। कि प्री इस्लाम है, इसमें प्रॉफिट टीचिंग्स है, इवेंट्स है, बुक्स है, फॉलो है। इस तरह पोस्ट इस्लाम में अरब है, मदीना के बारे में, मक्का के बारे में डिस्कस किया जाएगा, प्रीचिंग ऑफ इस्लाम आ जाती हैं, फॉलोअर्स ऑफ होली प्रॉफिट इसमें डिस्कस किए जाएंगे, जितने भी सहाबा किराम हैं उनकी लाइफ अलग अलग। ठीक है, फिर नमाज के बारे में अलग जो भी क्वेश्चन आते हैं, फिर कुरान के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, हज के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं, ज़कात के बारे में, जिहाद के बारे में, इस तरह सो ऑन। यहाँ पे बस मैंने कोशिश की है कि मोटी मोटी बातें लिखूँ। फिर इस तरह होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से जो है वो उनकी अपनी ज़ाती लाइफ को डिस्कस किया जाएगा। फिर बैटल्स जो हैं, उनके गज़वात जो हैं, उनको अलग अलग डिस्कस किया जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं, फिर इस तरह प्रीचिंग्स जो हैं उनकी, या हदीस वगैरह जो भी पूछी जाते हैं, उनको जो है फिर इस्लामिक स्टडीज़ में डिस्कस किया जाएगा। क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। जी, अब नेक्स्ट स्लाइड शो हो रही है उर्दू की? जी, जी उर्दू की सर हो रही स्लाइड्स। है। अच्छा, उर्दू में हो यस रही सर है हो शो। रही है। चलें ठीक, उर्दू में जो है कंपोनेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी सर। वो आपसे इतना मोस्ट रेलिवेंट नहीं है। उर्दू पे आते हैं। उर्दू में जो है वो हम क्या चीज़ कवर करेंगे, पोइट्स को कवर करेंगे। ठीक है, डिफरेंट पोइट्स के बारे में पूछा जाता है, उर्दू की हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आते हैं, उर्दू ग्रामर में से क्वेश्चन आते हैं, उर्दू की बुक्स में से क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट बुक्स का पूछा जाता है कि ये बुक्स किस राइटर की है, ये बुक किस राइटर की है, तो वो क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। फिर उर्दू राइटर्स के बारे में पूछा जाता है, उर्दू लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन आते हैं, और इस तरह फेमस जो है पोएट्रीज जो हैं, अशार दिए गए होते हैं और नीचे पूछा गया होता है कि ये किस शायर ने कहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है वो उर्दू के हवाले से हम कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह करंट अफेयर। अच्छा, अब करंट अफेयर का भी जो सब्जेक्ट है वो इतना वसी है कि इंसान को, बंदे को पता नहीं लगता कि वो कहाँ से इसको शुरू करे और कहाँ से पे उसको ख़त्म करे। तो करंट अफेयर के बारे में जो कुलिया है वो ये है कि वो जो आपको करंट अफेयर देते हैं ना, वो पिछले 2 साल का देते हैं। ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स का करंट अफेयर आता है, तो ये उनके अपनी पॉलिसी में शामिल होता है। तो वो लास्ट 2 ईयर से पीछे जो है वो आपको करंट अफेयर नहीं देते। ठीक है, इसीलिए लास्ट 2 ईयर अगर हम गिने तो वो जनवरी 2020 से बनते हैं। तो हम इस तरह नहीं कि एकदम पढ़ लिया कि ये जो है चीज़ इस मंथ में हुई, ये इसमें हुई है, इसमें इस तरह नहीं, उसको मंथ वाइज हम स्टडी करेंगे कि जनवरी 2020 से हम शुरू करेंगे कि जनवरी 2020 में क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई। जिस तरह जनवरी 2020 में आपका जो है वो सुल्तान थे ओमान के। ठीक है,
कबूस बिन सैद, ठीक है, वो 10 जनवरी को जो है वो 50 साल से वो वहाँ पे सुल्तान थे, ठीक है। कबूस, उनकी डेथ होती है तो ये पूछा जा सकता है न्यू सुल्तान कौन वहाँ पे लगा, ठीक है। हातिम बिन तारिक जो है वो लगे हैं। फिर पाकिस्तान जो है वो उसमें इसी तरह ईरानियन जर्नल एक शहीद हुए थे, कासिम सुलेमानी, ठीक है, वो जो है वो इराक में शहीद, वो 3 जनवरी 2020 को हुए थे, ठीक है। तो वो थे ईरान के जनरल, लेकिन शहीद कहाँ पे हुए थे, इराक में, बगदाद में, ठीक है। यूएसए ने उनको किल किया था, तो वो करंट अफेयर में आ सकता है। इनके इस तरह के मैंने एक एग्जांपल आपको दे दी जो जनवरी 2020 से रिलेटेड थी। इस तरह फेब के महीने को फिर अलग देखेंगे, फिर चलते 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 फिर नवंबर 2020 और दिसंबर 20, ये हमारा 2020 का खत्म होगा। और फिर इसी तरह जनवरी 2021 जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। फिर इन दोनों का करंट अफेयर, फिर जनवरी का, फरवरी का, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर 2021 और दिसंबर 2021। तो ये जो 24 मंथ्स हैं इनका हम करंट अफेयर बारी बारी मंथ वाइज करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, बल्कि मंथ वाइज जो है वो आपको इन सब का करंट अफेयर जो है वो बारी बारी करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, ये पोर्शन आपका करंट है। देखें ना, अब हम एक तरतीब से करेंगे तो हमें चीजें समझ में आएंगी। बेतरतीबे हम शुरू कर दें किसी बुक को लेकर पकड़ के, तो आप 2 साल भी लगे रहे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आप क्लास, इस जूम का टाइम खत्म होने लगा है, 40 मिनट। जो लिंक मैंने दिया हुआ है उसी को आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड से हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास वर्ल्ड जीके की है कि इसको हम कैसे कवर करेंगे, ज्योग्राफी को। तो अभी लेस देन हाफ मिनट टाइम रह गया है इस जूम मीटिंग का। तो अभी यहाँ पे इस जूम मीटिंग को स्टॉप करते हैं, तो नेक्स्ट उसी लिंक को आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे जो मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ है। तो वहाँ से फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 40 मिनट में।